हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एमए फर्स्ट सेम में पेपर हिस्टोग्राफी कॉन्सेप्ट मेथड एंड टूल्स में यूनिट फर्स्ट मीनिंग एंड स्कोप ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का अर्थ एवं विस्तार क्षेत्र में टॉपिक इतिहास क्या है। तो देखते हैं इतिहास क्या है। इतिहास क्या है? यह प्रश्न जितना सरल है उतना इसका उत्तर उतना ही जटिल है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान में 21वीं सदी तक प्रश्न तो यही रहा, लेकिन देश काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप इस प्रश्न के उत्तर बदलते रहे। यानी जैसे जैसे अलग देश अलग काल परिस्थिति आई और उस प्रकार अलग अलग नए नए उत्तर आते गए। इतिहास के विभिन्न विद्वानों द्वारा इस प्रश्न के अलग अलग उत्तर दिए गए, जो कि अपनी जगह सही हैं, मगर इस प्रश्न का सर्वमान्य उत्तर निश्चित नहीं किया जा सका। यानी अभी तक इसका जो सही उत्तर है, सर्वमान्य है, जो सभी लोग माने, अभी तक नहीं बताया गया है। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसे सीमाओं से में नहीं बांधा जा सकता। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका इतिहास से संबंध ना हो। यानी इतिहास का हर विषय से संबंध है। इतिहास कला भी है और विज्ञान भी। पृथ्वी पर आज तक जो कुछ भी हुआ एवं जो कुछ भी हो रहा है, वह सब इतिहास ही है। व्यक्ति, देश, साहित्य, विज्ञान, यहाँ तक कि वस्तुओं तक का अपना इतिहास है। जब से मनुष्य चेतनशील हुआ है, वह अपने अतीत में जहाँ उसके वर्तमान के स्रोत हैं दिलचस्पी लेता रहा है। मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है। उसकी जिज्ञासाएं अर्थकारी भी होती हैं, अनर्थकारी भी और व्यर्थ भी, परंतु इतना निश्चित है कि पिछले 5 लाख वर्षों में जो पशु से आज की स्थिति मनुष्य आया है, वह इसी जिज्ञासा की पूर्ति के सत्प्रयत्न के कारण है। वह अपनी जिज्ञासाओं की पूर्ति के लिए कैसे कैसे प्रयत्न करता रहा, इसे जानने की कुछ न कुछ जिज्ञासा हर एक प्रकृतिस्थ पुरुष में होती है। इसी पूर्ति के प्रत्यक्ष में जो कुछ लिखा या कहा गया या कहा जा रहा है या कहा जाएगा, वह इतिहास यानी ऐसा ही था है। समाज के संदर्भ में इतिहास की वही भूमिका है जो मनुष्य के संदर्भ में उसकी स्मृति की। इस तरह इतिहास समष्टि की अपने अतीत की स्मृति है, और जब कोई व्यक्ति इस स्मृति का वैज्ञानिक अध्ययन के सारे संयोजन करता है, उसे लिपिबद्ध करता है, या यूँ कहें कि अतीत की पुनर्संरचना करता है, तभी इतिहास का जन्म होता है। इस प्रकार अतीत को प्रस्तुत करने, जानने, समझने, उससे प्रेरणा लेकर वर्तमान को संवारने एवं भविष्य के लिए मार्गदर्शन लेने का साधन इतिहास ही है। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं, अतीत को प्रस्तुत करने, जानने, समझने और प्रेरणा लेकर वर्तमान को संवारने और भविष्य के लिए मार्गदर्शन लेने का साधन इतिहास ही है, ऐसा कह सकते हैं। सामान्यतः अतीत की घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को इतिहास माना जाता रहा है। यानी अतीत की घटनाओं के क्रमबद्ध, यानी पहले पुरापाषाण काल आया, फिर मध्यपाषाण, नवपाषाण, ये क्रमबद्ध आते रहे हैं। यह भी 2 महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए, क्या स्वयं घटनाएं इतिहास है या घटनाओं का लेखा जोखा। यानी जो घटनाएं हुई हैं वह इतिहास है, जो लेखा जोखा यानी लिखा गया है वह इतिहास है। जेम्स शॉर्टवेल महोदय ने स्पष्ट किया है कि वस्तुतः घटनाएं इतिहास नहीं होती, बल्कि इनका लेखा जोखा होता है। लेकिन वर्तमान समय में इतिहास के मायने बदल चुके हैं। यानी अब कोई और विचार आ गए हैं। घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही नहीं, घटनाओं के घटित होने के कारण एवं परिस्थितियों का विश्लेषण भी अब आवश्यक हो गया है कि कौन घटना के पीछे क्या कारण रहे, क्या परिस्थिति रही कि घटना घटित हुई और इतिहास बन गई। चूँकि कोई भी घटना अकारण नहीं घटती एवं एक घटना का अंतर संबंध किसी न किसी रूप में दूसरी घटना से होता है, यानी घटनाएं आपस में मिली जुली होती हैं, अतः ऐतिहासिक परिवर्तनों में कहीं ना कहीं नियमबद्धता होती है। अब जैसे उदाहरण में हम ले लें, प्रथम विश्व युद्ध को ही लें। यह 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, मगर इस युद्ध के आगे पढ़ते हैं क्या है कारण हम किसी न किसी रूप में 1871 ईस्वी में जर्मनी, प्रशा और फ्रांस के बीच संपन्न हुई फ्रैंकफर्ट की संधि में देख सकते हैं।
आज इतिहास मात्र राजा रानियों, दरबारियों, प्रशासकों, व्यक्ति विशेष तक सीमित न रहकर समाज एवं संस्कृति के प्रत्येक पक्ष को अपने दायरे में ले चुका है। वर्तमान में राजनीति इतिहास के स्थान पर सांस्कृतिक इतिहास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। यानी पहले राजनीति इतिहास ज़्यादा चलता था कि कौन से राजा का क्या प्रशासन था, उसने राजनीति में क्या क्या कार्य करे। अब संस्कृति को भी देखा जा रहा है कि उस समय की क्या संस्कृति थी, समाज में क्या था, अर्थव्यवस्था में क्या था। प्रख्यात भारतीय संस्कृतविद ए.एल. वैशम 1914 से 1986 ईस्वी के रहे की पुस्तक द वंडर डेट वॉज इंडिया 1851 ईस्वी प्रकाशित हुई, जो राजनीतिक इतिहास की ओर से अराजनीतिक इतिहास की ओर भारतीय संदर्भ में एक प्रमुख परिवर्तन बिंदु थी। वैशम ने अपनी उक्त पुस्तक में राजनीतिक इतिहास के स्थान पर संस्कृति एवं सभ्यता के विभिन्न पक्षों का एक सुव्यवस्थित तथा एवं तथ्यपरक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। डी.डी. कौशाम्बी महोदय 1907 से 1966 ईस्वी में रहे ने भी अपनी पुस्तक इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन अ हिस्टोरिकल आउटलाइन 1965 ईस्वी में जो प्रकाशित हुई में राजनीतिक इतिहास के स्थान पर प्राचीन भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के इतिहास को उत्पादन की शक्तियों और संबंधों के विकास के अभिन्न रूप में प्रस्तुत करते हुए इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की है। इनके पश्चात और विशेषतः वर्तमान में इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पर प्रमुख जोर दिया जा रहा है। यही कारण है कि आज सर्वाधिक प्रचलित एवं मान्य परिभाषा के अनुसार सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों में निहित विभिन्न तत्वों एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन ही इतिहास है। अब हम देखते हैं इतिहास की व्युत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री कहाँ से हुआ। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत व्याकरण के दार्शनिक इतिहास यानी इन तीन शब्दों से स्वीकारते हैं। इन तीन शब्दों में इस शब्दों से ही इतिहास शब्द की सिद्धि होती है, जिसका अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा हुआ। इतिहास शब्द का पुष्कल प्रयोग हमें प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है। इतिहास शब्द का विश्व में प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। सबृहति दिशाम अन्व्यचलत ताम इतिहासश्च पुराणाम च गाथाश्च नाराशांसी चानुव्यचलत। यानी इतिहास शब्द का ये सबसे पुराना श्लोक है, इसमें इतिहास शब्द दिखा गया है। अर्थात महान लक्ष्य दिशा की ओर गतिशील राष्ट्र का अनुसरण इतिहास, पुराण, गाथा तथा नाराशंसी है करते हैं। प्राचीन भारत में ज्ञान की शाखाओं में इतिहास पुराण का अध्ययन होता था। इति पर आसीन होने की विद्या का नाम ही इतिहास माना जाता था। छंदों के उपनिषद में इतिहास को इसलिए पांचवा वेद माना गया है, यानी इतिहास को छंदों के उपनिषद में पांचवा वेद तक कहा गया है। इतिहास विधा को शतपथ ब्राह्मणकार ने तो इतिहास वेद ही कहा है। आगे पढ़ते हैं। ऋग्वेद के दशम मंडल के एक मंत्र को यास्क ने निरुक्त में ऋग गाथा का इतिहास का सम्मिश्रण बताया है। गाथा व इतिहास का सम्मिश्रण बताया है। आचार्य दुर्ग ने अपनी निरुक्त भाष्य वृत्ति में इतिहास की व्याख्या करते हुए लिखा है, इति हैवमासीदिति यत् कथ्यते तत् इतिहासः। अर्थात यह निश्चित रूप से इस प्रकार ही हुआ था, यह जो कहा जाता है वह इतिहास है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूनान में आयतित हिस्ट्री शब्द के पूर्व भी विशाल प्राचीन भारतीय वाङ्मय में इतिहास शब्द का अनुप्रयोग किसी न किसी रूप से यत्र तत्र प्रसंगवश प्राप्त होता है। अब यूनान के परिप्रेक्ष्य में हिस्ट्री शब्द का इतिहास के लिए सर्वप्रथम प्रयोग यूनान के हेरोडोटस द्वारा किया गया था। जो हेरोडोटस का जन्म 480 ईसा पूर्व एशिया माइनर के हेलिकार्नेसिस में हुआ था। हेरोडोटस जो 480 से 430 ईसा पूर्व में रहे ने ही हिस्ट्री शब्द को गवेषणा एवं अनुसंधान के साथ सातत्य से प्रतिपादित कर सर्वप्रथम इतिहास चिंतन की आधारशिला का निर्माण किया था। इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है, यानी इतिहास का पितामह या जनक हेरोडोटस को कहते हैं। यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि हेरोडोटस ने इतिहास के साथ साथ मानव शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अतः इसे इतिहास के साथ साथ मानव शास्त्र का भी जनक माना जाता है हेरोडोटस को।
हेरोडोटस ने ही सर्वप्रथम मानव के कार्यों को बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में देखते हुए अपनी कुशाग्र बुद्धि एवं जिज्ञासा द्वारा इतिहास की रचना की। यही कारण है कि सामान्यतः इतिहास की शुरुआत 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मानी जाती है। प्रोफेसर वॉर्ने ने हेरोडोटस को व्यापक इतिहास रचना का प्रथम इतिहासकार प्रतिपादित करते हुए लिखा है कि इतिहास लेखन के क्षेत्र में हेरोडोटस का यश एक रचनात्मक कलाकार के रूप में रहेगा। हेरोडोटस द्वारा सर्वप्रथम इतिहास के लिए प्रयोग किया गया अंग्रेजी का शब्द हिस्ट्री ग्रीक के हिस्टोरिया से निकला है, जिसका अर्थ ज्ञात करना होता है। ग्रीक भाषा में हिस्टोर शब्द इतिहास के लिए प्रयुक्त हुआ है। हिस्टोर वह विशेषज्ञ होता था जिससे झगड़ों को निपटारे के लिए अभ्यर्थना की जाती थी, अर्थात इतिहासकार से आशा उस व्यक्ति से था जो कि वाद विवाद का निर्णय करने में समर्थ होता था और जिसे विषय का अच्छा ज्ञान होता था। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो इतिहास एवं हिस्ट्री दो विभिन्न संस्कृतियों के विशिष्ट शब्द हैं। हिस्ट्री शब्द का कोशगत अर्थ है अनवरत सत्य के अन्वेषण का क्रम, नॉलेज गेन्ड बाय प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, जबकि इतिहास का शाब्दिक अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ अथवा ऐसा ही होता आया है। यहाँ हिस्ट्री में मनुष्य के लिए सत्य के अन्वेषण पर बल दिया गया है, वह इतिहास में मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए उपदेश निहित है। अब हम पढ़ लेते हैं इतिहास का अर्थ। इतिहास के अर्थ को लेकर सर्वाधिक विवादास्पद मत कार्ल आर पापर द्वारा प्रतिपादित किया गया। कार्ल आर पापर की मान्यता थी कि इतिहास का कोई लक्ष्य नहीं होता, इसलिए इतिहास का कोई अर्थ भी नहीं होता। हम अपने लक्ष्यों को इस पर आरोपित करते हैं और हम ही इतिहास को अर्थ प्रदान करते हैं। स्वयं तथ्यों में भी कोई अर्थ नहीं होता, वे हमारे निश्चयों के माध्यम से अर्थ प्रदान कर सकते हैं। यानी हम जिस तथ्यों को चुनते हैं उसी में हम अपने अर्थ प्रदान करते हैं। यानी जब तथ्य को हम चुनेंगे नहीं तो उसको अर्थ भी प्रदान नहीं करेंगे। यानी ये हमारे ऊपर है कि हम तथ्य को चुनें और उसको अर्थ प्रदान करें। तथ्यों तथा निश्चयों की द्वैतता पर बल प्रगति जैसी अवधारणा के प्रति हमारे दृष्टिकोण को निर्धारित करता है। प्रगति का अर्थ होता है कि किसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना, एक ऐसा लक्ष्य जिसका मनुष्य के रूप में हमारे लिए अस्तित्व है। इतिहास यह नहीं कर सकता, केवल हम मनुष्य ही यह कर सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि इतिहास का कोई अर्थ नहीं होता। अब आगे एक और विचारक हैं, गार्डनर महोदय ने इतिहास के अर्थ को स्पष्ट करते हुए बताया है कि इतिहासकार अतीत के तथ्यों पर घटनाओं का एक परिकल्पनात्मक चित्र प्रस्तुत करता है जिसमें वर्णित घटनाएं अर्थपूर्ण होती हैं और इसको इतिहास का अर्थ कहते हैं। आगे देख लेते हैं, एक महत्वपूर्ण बिंदु और है। इतिहास का सर्वप्रमुख अर्थ यही है कि लोग वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इससे प्रेरणा लेकर सुगत भविष्य का निर्माण करते हैं। ऐसे में इतिहासकार का दायित्व है कि वह अतीत को अपने मस्तिष्क में सजीव कर इतिहास को एक सार्थक अर्थ प्रदान करे जिससे लोग प्रेरणा ग्रहण कर सकें। अब इतिहास की परिभाषा पर आ जाते हैं। इतिहास की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के अर्थ की तरह ही विद्वानों ने इतिहास की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। किसी भी विषय के मूल तत्व को स्पष्ट करते हुए जब उसे सहज, सरल और सुबोध बनाना ही परिभाषा का प्रमुख उद्देश्य होता है। चूँकि इतिहास अपने आप में बहुत बृहद विषय यानी बहुत बड़ा विषय है कि इसकी एक सर्वमान्य परिभाषा निश्चित नहीं की जा सकती, इसलिए विभिन्न विद्वानों ने इतिहास की अनेक परिभाषाएं दी हैं। कुछ लोगों ने इतिहास को एक कहानी, सत्यान्वेषण, ज्ञान का स्रोत, अतीत एवं वर्तमान को जोड़ने वाला सेतु, प्रगति, राजनीति शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, कला एवं विज्ञान आदि कहकर परिभाषाबद्ध करने का प्रयास किया है। देख लेते हैं कौन कौन से विचारकों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं इतिहास की। इतिहास की परिभाषा को लेकर विभिन्न विद्वानों ने मतैक्य के अभाव को देखते हुए चार्ल्स फर्थ का यह कथन काफ़ी उचित प्रतीत होता है कि इतिहास को परिभाषाबद्ध करना आसान नहीं है। विभिन्न विद्वानों द्वारा इतिहास को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है। अब किसी ने कहा इतिहास एक कहानी है, हिस्ट्री इज अ स्टोरी। रेनियर महोदय ने हिस्ट्री शब्द में से ही को अलग करके स्टोरी उसे कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है।
अतः उन्होंने इतिहास के विकास को कहानियों के अन्वेषण के साथ संबद्ध किया है। रेनियर की तरह ट्रेवेलियन, पेरिने, ट्विजिंगा, ओलिवर आदि ने भी इतिहास को कहानी कहकर ही परिभाषाबद्ध किया है। मुख्य बातें देख लेते हैं, वैसे पढ़ने को तो बहुत है। रेनियर महोदय ने इतिहास को सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं अनुभवों की कहानी माना था एवं अपने ग्रंथ में इतिहास को कहानी सिद्ध करने के लिए ऐसे सभी विद्वानों के कथनों को उद्धृत किया जिन्होंने इतिहास को कहानी के रूप में देखा। इतिहास को कहानी करार देने पर इतिहास का मूल स्वरूप समाप्त हो सकता है। इतिहास वस्तुतः तथ्यों से निर्मित होता है और तथ्य अपने आप में निर्जीव होते हैं। अब यह इतिहासकार के कौशल पर निर्भर करता है कि वह तथ्यों को रोचक ढंग से कला के आवरण में रखकर कहानी के रूप में प्रस्तुत करता है या वास्तविक अतीत को वैज्ञानिक प्राविधि से वर्तमान के समक्ष रखता है। आगे देख लेते हैं, एक और परिभाषा है। इतिहास ज्ञान है। हिस्ट्री इज नॉलेज। इतिहास को कहानी के स्थान पर ज्ञान अथवा ज्ञान का स्रोत मानना अधिक अर्थपूर्ण प्रतीत होता है। इतिहास से सबक लेना आज का एक मुहावरा बन चुका है। इस मुहावरे पर अमल करते हुए आज मनुष्य अपनी सभी घटनाओं के समाधान के लिए इतिहास की ओर देखता है, क्योंकि इतिहास का प्रमुख उद्देश्य ही अतीत की घटनाओं के उदाहरणों द्वारा भविष्य का मार्गदर्शन करना है। चार्ल्स फर्थ के अनुसार इतिहास ज्ञान की मात्र एक शाखा ही नहीं, अपितु एक विशेष प्रकार का ज्ञान है जो मनुष्य के दैनिक जीवन में उपयोगी है। इतिहास को ज्ञान का स्रोत मान लेने पर और उसके अध्ययन में रुचि और भी बढ़ जाती है, क्योंकि समाज की मूलभूत जिज्ञासाओं का समाधान बनकर इतिहास ज्ञान की हर विधा में समाया हुआ है। आगे देखते हैं। निष्कर्षतः हम पाते हैं कि अधिकांश विद्वानों ने इतिहास को ज्ञान एवं ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना है, मगर उल्लेखनीय तथ्य यह है कि मानव एवं समाज इतिहास से बहुत कम सीख लेता है। हीगेल ने भी लिखा है कि इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि इतिहास से कोई सीख नहीं लेता। प्रथम विश्व युद्ध के विनाशकारी परिणामों से यदि तथ्ययुगीन देशों एवं उनके कर्णधारों ने सीख ली होती तो विश्व को द्वितीय महायुद्ध की विभीषिका से गुजरना ना पड़ता। अब आगे देखते हैं। इतिहास का एक और विचार है। इतिहास सामाजिक विज्ञान है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जबकि वैज्ञानिक चिंतन पद्धति सर्वोपरि थी, यूरोप का बौद्धिक क्षेत्र उद्वेलित हो रहा था या बढ़ रहा था। इसी समय विभिन्न सामाजिक विज्ञान अस्तित्व में आए। कार्ल मार्क्स ने सर्वप्रथम मानवीय अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर इतिहास को सामाजिक विज्ञान के साथ संबद्ध किया यानी जोड़ दिया, परंतु विल्हेल्म डिल्थे प्रथम व्यक्ति था जिसने इतिहास को वास्तव में सामाजिक विज्ञान बनाने की चेष्टा की। डिल्थे की रुचि मनुष्य के सर्वकालिक कार्य व्यापारों तथा कृतियों में थी। उसका निष्कर्ष था कि यदि इसका भलीभांति अध्ययन किया जाए तो इतिहास द्वारा ही मनुष्य को समझने का सूत्र प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। मुख्य बिंदु क्या है। सर चार्ल्स फर्थ के अनुसार इतिहास मानव समाज का लेखा जोखा है, उन परिवर्तनों को बतलाता है जिनसे समाज गुजरा है। यह उन विचारों को भी बतलाता है जिसने समाज की क्रियाकलापों तथा भौतिक दशाओं को प्रभावित किया है। अतः इतिहास का उद्देश्य सामाजिक परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले उन सक्रिय विचारों का अन्वेषण है जो समाज के विकास में बाधक अथवा सहायक सिद्ध हुए हैं। इन सभी तथ्यों का उल्लेख इतिहास में किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं एक और विचार। अतः इतिहास वह सामाजिक विज्ञान है जिसमें समय के प्रभाव, पर्यावरण एवं भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप मनुष्य के सामाजिक अंतर्संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब किसी ने कहा है संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ऑल हिस्ट्री इज हिस्ट्री एज आइडियाज। इतिहास मनोविज्ञान महोदय का आईना है। यह ठीक ही कहा जाता है कि मानव नहीं बल्कि उसका मस्तिष्क इतिहास गढ़ता है। कलिंगवुड महोदय के इस वाक्य ने तो समस्त इतिहास जगत में सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त की है कि संपूर्ण इतिहास विचारधारा का इतिहास होता है। कलिंगवुड महोदय के अनुसार मनुष्य का जीवन ऐतिहासिक है क्योंकि वह मानसिक तथा आध्यात्मिक है। जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मनुष्य ने क्या किया, अपितु उसके विचारों पर सोचना चाहिए
इतिहासकार प्रधान नहीं अपितु विचार प्रधान है। इतिहास प्राचीन विचारों का पुनः प्रदर्शन करता है, यानी जो पुराने विचार हो गए हैं उन्हें दोबारा बताता है। साथ ही कलिंगुड़ यह भी लिखता है कि मनुष्य के कार्य विचारपूर्ण होते हैं तथा इतिहासकार ऐतिहासिक अभिनेता के विचारों की पुनरावृत्ति कर अतीत का पुनर्निर्माण करता है। यानी इतिहासकार ऐतिहासिक अभिनेता जो पिछले इतिहास के नेता थे जिन्होंने महान कार्य किए, कोई राजा है, कोई सामाजिक व्यक्ति है, उनके विचारों की पुनरावृत्ति यानी उनके विचारों को दोबारा अतीत का निर्माण करता है उनको बताकर। यह सच है कि मानव मस्तिष्क में विचार पहले उत्पन्न होता है एवं वह कार्य बाद में करता है जिसका प्रेरणा शुद्ध विचार ही होता है। अतः मानव के कार्यों का मूल स्रोत विचार ही है। अब कलिंगुड़ महोदय ने कहा कि जब हम कोई काम करने से पहले मन में विचार रखते हैं कि हमें ऐसा काम करना है, जब हमारे मन में विचार आया फिर हमने उस कार्य को किया, फिर वो घटना घटित हो गई, तो हमारा मूल स्रोत तो विचार ही है। यानी इतिहास में जितने भी लोग थे उन्होंने सबसे पहले उनके मस्तिष्क में कोई विचार आया होगा, फिर विचार के बाद उन्होंने विचार से वो कार्य किया होगा और घटना घटित हुई होगी। अतः यदि ऐतिहासिक चरित्रों के विचारों का यदि हम अध्ययन कर लें तो हमें उसके द्वारा किए गए कार्यों को भली बातें समझ सकते हैं, क्योंकि कार्य विचारधारा से ही नियंत्रित होते हैं। आगे देखते हैं, एक विचार और है, संपूर्ण इतिहास समसामयिक इतिहास होता है। ऑल हिस्ट्री इज कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। प्रसिद्ध इटालियन इतिहासकार बेनेडेत्तो क्रोचे ने संपूर्ण इतिहास को समसामयिक इतिहास की संज्ञा देते हुए लिखा है कि प्रत्येक ऐतिहासिक तथ्य निर्णय के पीछे जो व्यावहारिक आवश्यकताएं होती हैं वे प्रत्येक इतिहास को समसामयिक इतिहास का चरित्र प्रदान करती हैं, क्योंकि लिखी जाने वाली घटनाएं वर्तमान से चाहे जितनी दूरी पर हो, वास्तव में इतिहास वर्तमान आवश्यकताओं और वर्तमान स्थितियों से संदर्भित होता है। यानी इसमें वर्तमान की कुछ झलक देखने को मिलती है और उन्हीं में पहले की वे घटनाएं प्रतिध्वनित होती हैं। क्रोचे के इस कथन का तात्पर्य है कि इतिहास लेखन मूलतः वर्तमान की आंखों से आधुनिक समस्याओं की पृष्ठभूमि में अतीत को प्रस्तुत करना है और इतिहासकार का प्रमुख दायित्व घटनाओं का अभिलेखन करने की अपेक्षा उनका मूल्यांकन करना है। ऐसा किन्होंने कहा है? बेनेडेत्तो क्रोचे ने। अब एक पढ़ लेते हैं, इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है। एक इतिहासकार अतीत के तथ्यों के आधार पर इतिहास लिखता है। तथ्य मृतप्राय होते हैं और इतिहासकार उन्हें जीवन प्रदान करता है। जिस प्रकार तथ्यों को अर्थ पाने के लिए इतिहासकार की आवश्यकता है, उसी प्रकार इतिहासकार भी तथ्यों के बिना जड़ एवं व्यर्थ है। तथ्य यदि अतीत का प्रतिनिधित्व करता है तो इतिहासकार वर्तमान का। इतिहासकार तथ्यों के सामयिक तौर पर चुनाव वर्गीकरण करते हुए उनकी सामयिक व्याख्या को प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि इतिहासकार एवं तथ्यों के पारस्परिक क्रियाओं में वर्तमान एवं अतीत की पारस्परिकता भी निहित होती है। इस तारतम्य में एचकार महोदय ने इतिहास को परिभाषाबद्ध करते हुए उचित ही लिखा है कि इतिहास इतिहासकार और उसके तथ्यों की प्रक्रिया प्रतिक्रिया की एक अविच्छिन्न प्रक्रिया है तथा अतीत और वर्तमान के बीच अनिवार्य परिसंवाद है। वस्तुतः वर्तमान और अतीत के बीच एक मजबूत सूत्र होता है जो वर्तमान एवं अतीत को जोड़ने का काम करता है। इसी सूत्र को जब वर्तमान और अतीत को एक साथ देखने के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो इसे इतिहास दृष्टि कहा जाता है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे इतिहास के साधन यानी टूल्स ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के 4 प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं। काल, व्यक्ति, स्थान, घटना। डॉक्टर कौलेश्वर राय ने इतिहास के उपयुक्त 4 साधनों के आधार पर इतिहास की आंगिक परिभाषा को स्पष्ट करते हुए लिखा है। इतिहास की आंगिक परिभाषा एक सूत्र के तहत दी जा सकती है। यह सूत्र है, इतिहास 3P यानी ट्रिपल P, 1E के योग से बनता है, अर्थात 3P + 1E, जिसमें 1P व्यक्ति पर्सन, दूसरा P स्थान प्लेस और तीसरा P काल पीरियड से संबंधित है, जबकि E का अर्थ होता है घटना यानी इवेंट। इस प्रकार उन्होंने लिखा है ट्रिपल P + E, पीरियड, पर्सन, प्लेस एंड इवेंट। इनके मेल से ही इतिहास बनता है।
अतः काल, व्यक्ति, स्थान और घटना इतिहास के साधन भी है और इतिहास के अंग भी। काल क्या है? काल इतिहास का सर्वप्रमुख साधन, अंग एवं धुरी है। इतिहास की विश्वसनीयता काल पर ही निर्भर है। काल के इतिहास को गति और अर्थ प्रदान करता है। मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है एवं उसकी कुछ मूलभूत जिज्ञासाओं का उत्तर इतिहास द्वारा ही मिलता है। यथा पृथ्वी का जन्म कब हुआ, पृथ्वी पर मानव का उद्भव कब हुआ, भारत और विश्व के अन्य देशों का इतिहास कब से आरंभ माना जाता है, विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृति का उत्थान एवं पतन कैसे कब हुआ। कदाचित ऐसे अनेक प्रश्नों का उत्तर इतिहास अपने सर्वप्रमुख साधन काल निर्धारण द्वारा ही दे सकता है। काल निर्धारण एवं तिथि क्रम के प्रति उदासीनता के कारण पाश्चात्य भारतीय विद्वानों के एक वर्ग में यह मान्यता प्रचलित रही है कि प्राचीन भारतवासियों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का अभाव था। घटनाओं के विवरण के तिथि क्रम के सही निर्धारण के प्रति उदासीनता और तथ्य विशेष को कल्पित और पौराणिक कथाओं में के परिवेश में रखकर विकृत करने की प्रवृत्ति ने इस मान्यता को आधार प्रदान किया। आगे देखते हैं। अतः काल इतिहास का प्रमुख साधन भी है और काल के आधार पर इतिहास को भी विभिन्न कालों में विभाजित किया गया है। इतिहासकारों ने मानव सभ्यता का इतिहास हिमयुग, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, लौह युग आदि में बांटकर लिखा है। काल के साथ ही मानव की प्रगति की ओर आदिम युगीन मानव की स्थिति से वह अपनी ज्ञानी मानव होमो सैपियंस की स्थिति तक आ पहुंचा। आगे देखते हैं। व्यक्ति यानी पर्सन। दूसरा इसका साधन क्या है? इतिहास का व्यक्ति। इतिहास का द्वितीय महत्वपूर्ण साधन एवं अंग व्यक्ति है। व्यक्ति इतिहास का वह पात्र है जिसके कार्यों और उपलब्धियों का अध्ययन हम इतिहास में करते हैं। यानी कोई व्यक्ति होता है जिसके कारण इतिहास की घटित घटनाएं होती हैं, वो व्यक्ति द्वारा ही होती है, वह पात्र है। इतिहास का यह साधन आज सर्वाधिक विवाद का विषय है, क्योंकि सभी व्यक्ति इतिहास के पात्र नहीं बन सकते। अतः इतिहास उन सभी व्यक्तियों को याद न कर केवल उन्हीं व्यक्तियों को याद करता है जिन्होंने इतिहास को दिशा दी है, सभ्यता एवं संस्कृति विकास में योगदान दिया है और अपने बुद्धि बल से साम्राज्य का निर्माण किया है। परंतु वर्तमान समय में इस बात पर विशेष जोर दिया जा रहा है कि इतिहास को मात्र राजाओं, रानियों, प्रशासकों, दरबारियों एवं विशिष्ट व्यक्तियों तक सीमित न रखकर आम आदमी के इतिहास पर भी ध्यान दिया जाए। इतिहास के नायकों और उनके कृतित्व में कभी न कहीं आम जनता की भूमिका थी। अतः विशिष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आम जनता, सर्वहारा वर्ग, मेहनतकश मजदूर एवं किसानों को भी इतिहास में उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, उन्हें सम्मिलित करना चाहिए व्यक्तियों में। मिस्र के पिरामिडों का निर्माण वहाँ के फराहों द्वारा नहीं, अभी तो वहाँ के मेहनतकश मजदूरों द्वारा किया गया था, जिन्होंने वहाँ के विशाल पाषाण खंडों को काफ़ी मेहनत के साथ तराशा था। आगरा स्थित ताजमहल के निर्माण में भी न जाने कितने मजदूरों ने अपना खून पसीने की तरह बहाया था। गांधी जी की दांडी यात्रा को सफल बनाने में यात्रा में सम्मिलित उनके 78 अनुयायियों की महती भूमिका थी। 1857 ईस्वी से स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, देवी सिंह, कदम सिंह, बहादुर शाह जफर की बेगम, हजरत महल और कुंवर सिंह के शासन उनके अन्य अनन्य सहयोगियों एवं आम जनता की भी महती भूमिका थी। इतिहास के जनक हेरोडोटस सहित कई इतिहासकारों ने राजाओं सम्राटों के इतिहास पर तो पर्याप्त ध्यान दिया, परंतु भौतिक संस्कृति के वास्तविक निर्माताओं को कोई उल्लेख नहीं किया, जबकि इतिहास में दलित, पीड़ित, असहाय एवं शोषित किसानों एवं मजदूरों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए, जो उत्पादन और प्रगति के कार्यों में जुटे हैं और जिनकी मेहनत के बल पर हमें खाद्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं। महल निर्मित हुए हैं, पुल बने हैं और सड़कें बनी हैं और कारखानों का संचालन होता है। अब आगे देखते हैं स्थान। तीसरा साधन है स्थान यानी प्लेस। स्थान इतिहास का तीसरा प्रमुख साधन एवं अंग है। इतिहास में उन्हीं स्थानों का विशेष महत्व है जहाँ कोई विशेष घटना घटित होती है, अतः इस स्थान को हम घटना स्थल भी कह सकते हैं। भारतीय इतिहास में हड़प्पा स्थान का सर्वाधिक महत्व इसलिए है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों में सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसी तरह दजला फरात नदी घाटियों में मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो मेसोपोटामिया का अर्थ होता है नदी के बीच की भूमि। दजला फरात यह भाग वर्तमान में इराक के नाम से जाना जाता है। नील नदी घाटी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ मिस्र की प्राचीन सभ्यता विकसित हुई थी।
प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्म स्थान, प्रसिद्ध युद्धों के स्थान, प्रमुख संधियों के स्थानों का भी इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। यानी लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पुण्यग्राम, वैशाली, अमरकोट, कोर्सिका द्वीप में स्थित एजाक्यूस नगर, जहाँ नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ, सोनहौसन, ब्रैंडेनबर्ग, ब्रोनो और पोरबंदर इत्यादि स्थल विश्व इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि यहाँ क्रमशः गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व, महावीर स्वामी 540 ईस्वी लिखा है, ईसा पूर्व होगा, अकबर 1542 ईस्वी, नेपोलियन बोनापार्ट 1769 ईस्वी, बिस्मार्क 1815 ईस्वी, हिटलर 1889 ईस्वी, महात्मा गांधी 1869 ईस्वी का जन्म हुआ था। इसी प्रकार विश्व प्रसिद्ध युद्ध स्थलों में पेलोपोनेशियन का युद्ध 434 से 440 ईसा पूर्व इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एथेंस के साम्राज्य का सूर्यास्त हो गया था। तराइन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ हुए द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ हाथ पृथ्वीराज चौहान का निर्णायक पराजय हुई और भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। पूर्वी रोमन साम्राज्य या बैजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1453 ईस्वी में सल्जूक तुर्कों ने इस पर अधिकार कर यूरोप का एशिया के साथ स्थल मार्ग बंद कर दिया। इस घटना के साथ यूरोप के पुनर्जागरण को गति मिली। पानीपत के इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ हुए प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई। प्लासी एवं बक्सर का युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ के युद्ध 1757 और 1764 के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी थी। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रमुख घटनाएं घटित होने के कारण विभिन्न स्थानीय इतिहास के निर्माण का प्रमुख साधन सिद्ध होते हैं और ये विभिन्न स्थान राजनीतिक, धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के भी हो सकते हैं। संतों महात्माओं के आश्रम, कला के केंद्र, विभिन्न संगीतों के स्थल भी ऐतिहासिक स्थल के अंतर्गत आते हैं। प्लासी, वर्षा और फ्रैंकफर्ट इत्यादि स्थल राजनीतिक महत्व के हैं। जेरूसलम, मक्का, अयोध्या, द्वारिका इत्यादि धार्मिक महत्व के स्थल हैं। बौद्ध गया और बौद्ध संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। सारनाथ, सांची, खजुराहो, अजंता, एलोरा, कार्ले इत्यादि संस्कृति और कला के प्रमुख केंद्र हैं। अजमेर स्थित शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम और आचार्य विनोबा भावे का पवनार आश्रम भी प्रमुख ऐतिहासिक स्थान हैं, जो कि स्थान। अब हम देख लेते हैं घटना यानी इवेंट। चौथा साधन है इतिहास का। घटना इतिहास का चौथा और सर्व महत्वपूर्ण साधन एवं अंग है। काल, व्यक्ति एवं स्थान जहाँ किसी घटना विशेष से संबंध होने के पश्चात ही इतिहास का साधन बनते हैं, वहाँ घटना तो आगे अपने आप में ही इतिहास है। कुछ विद्वानों ने तो अतीत की घटनाओं के अध्ययन को ही इतिहास की संज्ञा दी है। इससे स्पष्ट है कि घटना इतिहास का सर्वप्रमुख साधन है। सभी घटनाएं तो नहीं, परंतु कुछ विशिष्ट घटनाएं इतिहास को अर्थ, दिशा एवं गति प्रदान करती हैं। घटनाओं के सर्वप्रमुख विशेषता एवं महत्व इस बात को लेकर है कि घटनाओं के साथ इतिहास के अन्य साधन काल, व्यापक एवं स्थान में किसी न किसी रूप से में संबद्ध होते हैं। 1542 ईस्वी को अमरकोट में अकबर का जन्म एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। यहाँ भी काल है। 15 अक्टूबर 1542 व्यक्ति है अकबर, एक स्थान अकबर व्यक्ति है अकबर और स्थान है अमरकोट। अकबर के जन्म के समाचार को सुनकर हुमायूं ने कस्तूरी के टुकड़े अपने साथियों बाटू को कहा था, अपने पुत्र जन्म के इस अवसर पर केवल यही भेंट मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। मैं आशा और कामना करता हूँ कि जिस तरह इस खेमे में इस कस्तूरी की सुगंध फैल रही है, उसी तरह मेरे पुत्र का यह सौरभ किसी दिन संसार भर में फैलेगा। हुमायूं का यह कथन अकबर के संदर्भ में अक्षरशः सत्य साबित हुआ। यहाँ उल्लेखनीय है कि यदि अकबर अयोग्य निकलता और महान नहीं बनता तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को उसके अमरकोट में जन्म की घटना इतिहास में कोई स्थान नहीं पाती और न ही इतिहास में हुमायूं को उक्त कथन का कोई उल्लेख मिलता। परंतु अकबर की मान्यता के कारण ही उसके जन्म की घटना एवं हुमायूं का उक्त कथन इतिहास का एक महत्वपूर्ण साधन बना। जिस प्रकार सभी व्यक्ति इतिहास के पात्र नहीं बन सकते, उसी प्रकार समस्त घटनाएं भी इतिहास का साधन नहीं बन सकती। इतिहास में उन्हीं घटनाओं को उल्लेख मिलता है जिन्होंने इतिहास को गति प्रदान की हो, अर्थात जो मानव सभ्यता के विकास और विनाश में सहायक रही हो। अशोक के समकालीन चीनी शासक शी हांगती द्वारा चीन में महादीवार का निर्माण एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि उसके द्वारा चीन में हूणों का आक्रमण बंद हो गया और हूणों ने अपनी दिशा बदल ली और वे क्रमशः भारत की ओर अग्रसर हुए।
भारत पर मोहम्मद गौरी के आक्रमणों द्वारा जहां दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, वहीं पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का आरंभ न केवल ब्रिटेन अपितु विश्व इतिहास की प्रमुख घटना साबित हुई। आगे पढ़ते हैं। इतिहास की सबसे प्रमुख विडंबना तो यह है कि विकास के साथ विनाश भी, सुपात्रों के साथ साथ कुपात्र भी इतिहास का अंग बन जाते हैं। औद्योगिक क्रांति ने जहां मानव सभ्यता के भौतिक विकास में अभिनव योगदान दिया, वहीं परमाणु बम के आविष्कार ने मानव सभ्यता को विनाश की कगार पर पहुंचा दिया। द्वितीय विश्व के अंतिम दौर में 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बमों का फेंका जाना एक विनाशकारी घटना थी। मध्य प्रदेश के भोपाल में 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को यूनियन कार्बाइड कंपनी के गैस कांड की त्रासदी की यादें तो आज भी भोपाल वासियों के दिमाग में ताज़ा हैं। ये विनाशकारी घटनाएं भी इतिहास का ही अंग हैं। इस प्रकार में इतिहास में जहाँ महात्मा गांधी एवं इंदिरा गांधी कार्यों और उपलब्धियों का अध्ययन करते हैं, वहीं इनके कातिल नाथूराम गौडसे से एवं बेअंत सिंह जैसे कुपात्र खलनायक भी अनचाहे इतिहास का अंग बन जाते हैं। आगे देखते हैं विचार। इस प्रकार हम देखते हैं कि काल, व्यक्ति, स्थान और घटनाएं इतिहास के आधारभूत साधन हैं और कोई भी इतिहासकार अपने इतिहास लेखन में इन साधनों की अनदेखी नहीं कर सकता। इतिहास के ये साधन इतिहास को प्रत्येक स्तर पर प्रभावित करते हैं और इतिहास के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा इतिहास क्या है, इतिहास के साधन क्या हैं, इतिहास का अर्थ क्या है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता हो उसको इसकी लिंक शेयर करें। और जो परीक्षा में ज़्यादा पूछ